नमस्कार। मैं यूट्यूब के विश्व भारती चैनल से क्लास 9th के बच्चों को हिंदी पाठ 2 लहासा की ओर पाठ पर प्रकाश डाल रहा हूं। अब हम आप लोगों को लहासा की ओर ले चलते हैं, जो तिब्बत की राजधानी है, जहां राहुल सांस्कृत्यायन जी के द्वारा यात्रा की गई है। मैं बुक के उन मुख्य पंक्तियों को नहीं देख रहा हूं। कहने का मतलब है कि मैं आपके लहासा की ओर पाठ के मुख्य बिंदुओं को देख रहा हूं। लाइन बाय लाइन मैं नहीं देखकर आगे बढ़ रहा हूं, चूँकि कथा को कुछ संक्षिप्त रूप देना चाहता हूं, इसलिए ध्यान देंगे। लहासा तिब्बत की राजधानी है, जहां 1929-30 में राहुल जी द्वारा तिब्बत की यात्रा की गई। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए लेखक ने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश, जिसको बनावटी वेश कहते हैं, बनावटी वेश में की थी। कहने का मतलब राहुल सांस्कृत्यायन भिखमंगे के वेश में तिब्बत की यात्रा किए। नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता, इसी रास्ते से हिंदुस्तान की भी चीजें तिब्बत जाया करती थी। कहने का मतलब मेन रास्ता तिब्बत का बंद था, फारी कलिंगपोंग, इसलिए ये नेपाल से ही तिब्बत के रास्ता से तिब्बत जाना पसंद किए। हिंदुस्तान की भी चीजें तिब्बत जाया करती थी। किस रास्ते से? नेपाल से। तिब्बत का जो मुख्य रास्ता था, इसी रास्ते से हिंदुस्तान की भी चीजें तिब्बत जाया करती थी। यह एक व्यापारिक ही नहीं बल्कि सैनिक रास्ता भी था। व्यापारी लोग अधिकांशतः कम दूरी वाले रास्ता से ही व्यापार करना चाहते हैं। जो व्यापारियों को तिब्बत जाने के लिए अधिक पसंद था और हिंदुस्तान से ये नज़दीक पड़ता था, नेपाल से होकर तिब्बत जाना। उस रास्ते में फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी कभी चीनी पलटन रहा करती थी। चीन भी अपने पलटन को, अपनी फौज को नेपाल से तिब्बत वाले मुख्य मार्ग पर कहीं कहीं रखा था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। कौन? राहुल जी। जहां पर चीनी पलटन कभी रहा करती थी, जहां उनके किले थे, फौजियों के किले थे, वहां पर अच्छा स्थान पाकर लेखक चाय पीने के लिए ठहरे।
तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पात, छुआछूत का सवाल ही नहीं है और हर औरतें पर्दा नहीं करती हैं। कहने का मतलब पर्दा प्रथा वहाँ नहीं है और छुआछूत भी नहीं है और वहाँ के लोग काफ़ी उदार नजर आते हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। लगता है कि ये भिखमंगा भगोड़े टाइप का है। उसके वेशभूषा सही नहीं है, तो ऐसे लोगों को लोग घर के अंदर नहीं जाने देते। नहीं तो अगर इस तरह की वेशभूषा नहीं है, निम्न श्रेणी के नहीं है लोग, तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। बिना पूछे हुए किसी के घर में अंदर तक जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित ही क्यों न हो, परिचय हो या न हो, अनजान भी हो, लेकिन घर के अंदर चले जा सकते हैं। इतना वहाँ के लोगों को विश्वास था। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। कहने का मतलब वहाँ के अपरिचित अतिथियों की भी सेवा वहाँ के लोगों द्वारा की जाती थी। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, परित्यक्त क्यों कहा गया है? क्योंकि जिस समय राहुल जी चीनी किले से गुजर रहे थे, उस समय चीनी किले में चीन के लोग नहीं थे, फौजें नहीं थी, किला को छोड़ दिया गया था। कहने का मतलब कभी उस किले में चीन के लोग रहते थे, लेकिन उस समय नहीं थे। जो एक आदमी राहदारी मांगने आया, शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। थोंगला तिब्बत में है। उसके शुरू में एक गांव मिला किनारे पर, जिस गांव में राहुल और उनके अनुयायी, उनके मित्र वहां पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति राहुल संस्कृत्यायन का मित्र था, जो बौद्ध था और तिब्बत में बहुत से बौद्ध अनुयायी थे और सुमति बराबर तिब्बत जाया करता था। इसलिए जो व्यक्ति जहाँ पहले गए हों अपरिचित, उनके ही साथ अक्सर जाया करते हैं ताकि उनको किसी तरह की परेशानी न हो। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी। भिखमंगे रहते भी ठहरने की अच्छी जगह मिली। कहने का मतलब राहुल जी भिखमंगे के वेश में थे और जहाँ ये ठहरना चाहते थे
वहाँ पहले से भी भिखमंगे ठहरे थे, इसलिए इनको ठहरने में कोई कठिनाई नहीं हुई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे, भद्र आदमी के रूप में घोड़े पर सवार होकर, लेकिन ठहरने का कोई जगह नहीं मिली। ये सब कुछ वहाँ के लोगों के स्वभाव पर निर्भर करता है। इसका मेन कारण है कि शाम के समय लोग छंग पीकर, ये एक तरह से नशीला पदार्थ है, छंग पी लेने के बाद लोग होश हवास खो देते थे। इसलिए दूसरे बार जब लेखक और उनके मित्र सुमति वहाँ पहुँचे तो वहाँ के लोग उनको ठहरने नहीं दिए। सबसे विकट डाँड़ा थोंगला पार करना था। डाँड़े तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों ओर मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं था। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह। डाकू यदि जान न मारे तो उनके प्राणों का खतरा है। हम खून का उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे। जहाँ कहीं ऐसी सूरत देखते, कुची कुची दया दया 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकर सुमति से अगले पड़ाव जो 16-17 मील था, घोड़े करने के लिए कहा। लेखक ने सुमत से कहा कि ये पहाड़ों पर चढ़ना मुश्किल है, इसलिए घोड़ा कर लीजिए, क्योंकि इन लोगों के साथ दैनिक खान पान के कुछ सामान भी थे जिसको लेकर चलना मुश्किल हो गया था। सामान लेकर पहाड़ियों पर चढ़ना असंभव लगता। अगला पड़ाव लंकोर था। दूसरे दिन डाँड़े के ऊपर जा पहुँचे। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर ये लोग पहुँच गए। डाँड़े समुद्र तल से 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर खड़े थे। कौन? लेखक और उनके मित्र सुमत। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर। जहाँ ये खड़े थे वहाँ से हिमालय पर्वत का आधा से अधिक भाग दक्षिण पड़ता था। उत्तर बहुत कम बर्फ वाले चोटियां दिखाई पड़ी। उत्तर में भी कुछ थे, लेकिन उत्तर के तरफ जो चोटियां थी वे बहुत कम बर्फ वाली थी। सर्वोच्च स्थान डाँड़े के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंग कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब उस पहाड़ के सर्वोच्च स्थल पर पहुंच गए थे। अब उतराई पर आगे 2 रास्ते थे। बायां रास्ता पकड़ा। 1-1.5 मील बाद पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उस रास्ता को पकड़ा। आगे सुमति से मुलाकात हुई, क्योंकि वह गांव से पहले इंतजार कर रहा था।
लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी सुमति के अच्छे यजमान थे। रात में चाय सत्तू खाया गया, फिर गर्मा गर्म थुक्पा मिला। ये पेय पदार्थ है थुक्पा। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू जैसा था, जिसमें दूर तक एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत बड़ा हिस्सा मठों के हाथों में है। खेतों का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूज की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। किनका? लेखक का। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15 शेर से कम की नहीं होगी। सुमति वहां आसपास के यजमानों के पास जाने को पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। कहने का मतलब, सुमति जब पूछना चाहे उस समय ये पुस्तक पढ़ने में व्यस्त थे, पुस्तक देखने में व्यस्त थे, इसलिए जाने को कह दिया। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूरी नहीं था। कहने का मतलब बहुत दूरी पर नहीं था। हमने अपना सामान उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। धन्यवाद।